हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक सचदेवा और आप देख रहे हैं साइंसकारी, जहां पर आपको मिलेगी साइंस की कंप्लीट जानकारी और वो भी बहुत आसान शब्दों के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है ओम्स लॉ। जी हाँ, जो टॉपिक आपको ग्रेड 10 से लेकर आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ने को मिलेगा, हमेशा आपके साथ चलेगा, वो ओम्स लॉ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल इन डेप्थ तरीके से जानेंगे कि ओम्स लॉ आखिर है क्या और ओम्स लॉ के अंदर क्या बताया गया था। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग डालते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, चलिए तो ओम्स लॉ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स जो हैं वो देने वाला हूं, जिसकी बेस पे आपको समझ में आएगा कि आखिर ओम ने क्या कहा था और जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपके पास बीकर है, दो बीकर है। एक बीकर है ए और एक बीकर है बी। लेट अस से कि इनिशियली हमने ए के अंदर वाटर जो है वो इस लेवल तक रखा और बी के अंदर जो वाटर है हमने इस लेवल तक रखा। क्या होगा अगर मैं इस दो बीकर को कनेक्ट कर दूं एक पाइप से? तो आपके पास, मुझे पता है आंसर जो है वो बहुत क्लियर है कि वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। वाटर कहां से कहां जाएगा बच्चों? ए से बी के अंदर जाएगा। जब हमने ये सिनेरियो रखा तो हमने इस हाइट को बोल दिया h1 एंड जब हमने ये सिनेरियो रखा तो इस हाइट को बोल दिया h2। फिलहाल हम लोग ये जान पा रहे हैं कि h1 इज ग्रेटर देन h2। जो h1 है वो बड़ा है किससे? h2 से। तब हमारा वाटर जो है वो a से कहां जा रहा है? b के अंदर जा रहा है। दूसरा सिनेरियो लेके चलते। अगर हम इस बार a और b के अंदर की जो वैल्यूज है उनमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करें तो क्या होगा? देखिए, इस बार बीकर ए ये है और इस बार बीकर बी ये है। सो अब अगर हम देखें यहां पर, लेट अस से मैंने इस बार दोनों के लेवल को इक्वल कर दिया। तो जरा सोचिए कि अगर हम इसको अब पाइप से कनेक्ट करेंगे तो अब वाटर कहां मूव करेगा? आई एम श्योर कि आपका आंसर है कि सर अभी वाटर कहीं मूव नहीं करेगा, बिकॉज दोनों कंसंट्रेशंस क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कि ए और बी के अंदर वाटर अब कहीं मूव नहीं करेगा, बिकॉज दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर H1 बोल दें इसको और H2 बोल दिया जाए इसको, तो यहां पर एक कंडीशन ये आएगी कि H1 और H2 जो है अगर इक्वल है तो नो मोशन इज देयर। वहां पर मोशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। यहां पर जो मोशन है, मोशन जो है फर्स्ट केस के अंदर फ्रॉम ए टू बी है, ए से बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली चीज समझते, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते। इस बार हम लोग तीसरा केस एक ले रहे हैं जिसमें हम लोग बच्चों की ए और बी की बात करेंगे। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। इस बार हम लोग ए की कंसंट्रेशन जो है वो कम रखेंगे और बी की कंसंट्रेशन जो है वो वाटर की ज्यादा रखेंगे। अब मैं अगर आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूं, यहां पर H1 ये है इस बार और H2 ये है इस बार। अब अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अब पानी जो है वो कहां मूव करेगा, तो योर आंसर मस्ट बी कि सर इस बार जो मोशन है फ्रॉम B टू A होगा, बिकॉज यहां पर अगर हम जाने तो H2 बड़ा है किससे? H1 से। तो यहां पर होगा क्या? मोशन विल बी फ्रॉम B टू A। मोशन जो होगा वो B से A की तरफ होगा। दैट मीन्स हमारा जो लिक्विड है वो हमेशा उस तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ हाइट कम है। अगर हम लोग यहां पर समझे सेकंड केस के अंदर क्या था, सेकंड केस के अंदर जब हमारा हाइट जो है वो इक्वल हुआ तो वाटर का मोशन जो है वो रुक गया। दैट मीन्स आप क्या समझ सकते हैं यहां से? आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर सारे पिक्चर किस चीज की है? डिफरेंस। कौन से डिफरेंस की? हाइट के डिफरेंस की। हाइट डिफरेंस, हाइट के डिफरेंस। अगर हाइट का डिफरेंस है तो हमारा मोशन हो रहा है, अगर हाइट के अंदर डिफरेंस नहीं है तो हमारा मोशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आपको ये बात और अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जहां पर हाइट ज्यादा है वाटर हमेशा वहां से मूव कर रहा है। कहां पर? जहां पर हाइट कम है। आप कंसंट्रेट कीजिए एग्जांपल नंबर 1 पर, जहां पर हाइट ए के अंदर ज्यादा है तो ए से बी मूव कर रहा है वाटर, और जहां पर हाइट कम है इसके अंदर, सेकंड एग्जांपल के अंदर ए के अंदर कम है हाइट,
सो हमारा वाटर मूव कर रहा है बी से ए की तरफ। अब अगर ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो समझो ओम्स लॉ भी आपके दिमाग में बैठ गया। ओम ने बिल्कुल यही चीज ऑब्जर्व की थी। कहां पर ऑब्जर्व की थी? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कैसे ऑब्जर्व की थी? आइए जानते हैं। जैसे वहां पर हाइट का डिफरेंस तय कर रहा था, डिसाइड कर रहा था कि हमारा वाटर जो है वो किस तरफ मूव करेगा, यहां पर बैटरी डिसाइड करती है कि हमारा करंट जो है वो किस तरफ चलेगा, कैसे चलेगा और क्यों चलेगा। आइए उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझते हैं जो हमारा हाइट वाला कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे। मैं यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल और बना रहा हूं, एक बीकर और बना रहा हूं, ए एंड बी। इसके अंदर बच्चों लेटस से ये हाइट तक वाटर है, दिस वन इज H1, और यहां पर बी के अंदर ये वाटर है, दिस वन इज H2। सेम सिनेरियो मैं नीचे भी बना रहा हूं, ए और बी। अगर मैं यहां पर इसको H1 बोलता हूं और इसको H2 बोलता हूं, और मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि ये वाला H1 और ये वाला H1 दोनों सेम है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर क्या डिफरेंस है इन दोनों कंडीशंस के अंदर? थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। मैं यहां पर आपको यह बताने जा रहा हूं कि वाटर दोनों कंडीशन में ही ए से बी मूव करेगा, बट क्योंकि यहां का जो डिफरेंस है H1 माइनस H2 वो कम है, और यहां का जो डिफरेंस है H1 माइनस H2 वो ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हाइट और इसके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे जो फ्लो होगा ना, फ्लो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, और यहां पर जो फ्लो होगा, मोशन होगा, वो कम अच्छा होगा। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिकॉज यही आपके ओम्स लॉ को बनाता है। जी हां, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ओम ने डिसाइड किया था, ऑब्जर्व किया था, ओम ने समझा था कि बैटरी के हिसाब से हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पर भी हमारा जो वाटर का करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? हाइट के डिफरेंस के ऊपर। अगर हाइट का डिफरेंस ज्यादा है तो फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा, और अगर हाइट का डिफरेंस कम है तो फ्लो भी क्या होगा? कम। दैट मींस आप क्या समझ सकते हैं यहां से? आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो करंट है, यानी कि जो फ्लो है, वो डिपेंड करता है एक डिफरेंस पे। ओम ने भी बिल्कुल इसी चीज को समझाया था। किस पर्पज से? इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से। चलिए समझते हैं कि ओम ने क्या किया था। आइए अब ओम्स लॉ के ऊपर चलते हैं। ओम्स लॉ एक्सप्लेन, है ना। सो ओम ने सबसे पहले एक सेटअप लिया, उस सेटअप के अंदर उन्होंने एक रेजिस्टेंस लगाई, उसके बाद एक वोल्टमीटर दिया गया रेजिस्टर के ऊपर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा कि कितना आपने अप्लाई किया है रेजिस्टर के अक्रॉस। उसके बाद अगर हम जाने तो यहां पर एक की लगाई गई, यहां पर इसके बाद लगाया गया बैटरी को, और कुछ सेटअप इस तरीके से उन्होंने लिया। अब आप कहेंगे सर आपने सर्किट क्लोज नहीं किया। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने भी इस सर्किट को क्लोज नहीं किया था। आपकी एनसीईआरटी के अंदर हूबहू एक्टिविटी बनाई गई है क्लास 10th के अंदर, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम यहां पर समझें तो इस बैटरी के अंदर 3 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला सेल लेटेस्ट से 5 वोल्ट का है, दूसरा सेल भी लेटेस्ट से 5 वोल्ट का है, तीसरा सेल भी लेटेस्ट से 5 वोल्ट का है। तो तीनों सेल की जो पोटेंशियल है बच्चों, दैट इज 5 वोल्ट। ओम ने क्या किया? ओम ने इसे 1 बाय 1 यूज किया। दैट इज वाई मैंने यहां पर ये एरो जो है वो दिया है। हम लोग बारी बारी से इन सेल्स का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि करंट कितना जनरेट हो रहा है इस सर्किट के अंदर। ये रजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहां पर पोटेंशियल के साथ हमारा करंट कैसे चलेगा। सो अगर हम सबसे पहले पोटेंशियल सर्किट के अंदर अप्लाई करें सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट, तो लेट अस से कि इस सर्किट के अंदर जो करंट आ रहा है फर्स्ट केस के लिए वो क्या आएगा? कि पोटेंशियल और ये करंट। लेट अस से करंट आया 2.5 एम्पियर। यहां पर क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहां पर मैं एक जनरल वैल्यू लेके चल रहा हूं। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने कनेक्ट किया 2 सेल्स को, तो जब 2 सेल्स को कनेक्ट किया तो पोटेंशियल दोनों की मिलाकर हो गए 10 वोल्ट। और ऑब्जर्व क्या किया गया? ऑब्जर्व ये किया गया कि जैसे ही पोटेंशियल डबल हुई तो करंट भी क्या हो गया? डबल। वही चीज की अगर हम बात करें तो जब तीनों पोटेंशियल की मतलब कलेक्शन का यूज किया गया तो यहां पर तीनों बैटरीज मिला के हो गई 15 वोल्ट। अब अगर हम फर्स्ट केस और थर्ड केस को कंपेयर करें तो पोटेंशियल हमारी हो गई ट्रिपल। ठीक ऐसे ही बच्चों करंट भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा, और आपके पास करंट जो आएगा वो आएगा 7.5 एम्पियर।
अब यहां से आप बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरफ चल सकते हैं। याद कीजिए हमने ये डिस्कस किया था कि जब हाइट ज्यादा होगी तो फ्लो क्या होगा, ज्यादा, और जब हाइट कम होगी तो फ्लो क्या होगा, कम। दैट मीन्स यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहां पर अगर हम चेक करें तीनों केसेस के अंदर तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट पोटेंशियल लगातार बढ़ रही है, यानी कि बैटरी की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, तो करंट भी लगातार बढ़ रहा है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में बैटरी की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज की जा रही है, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया जा रहा है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं कि द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across the circuit under constant temperature and other conditions. So I hope आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को समझें तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर। लेकिन आप कहेंगे सर एनसीईआरटी में तो कुछ इस तरीके से लिखा है, तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊं, प्रैक्टिकली समझने वाली बात यह है बच्चों की हाइट डिफरेंस पहले क्रिएट हुआ था वाटर के अंदर, तब वाटर का फ्लो डिसाइड हुआ था। आप चेक कर लीजिएगा पीछे वीडियो को स्क्रॉल करके कि यहां पर अगर H1 की हाइट ज्यादा थी और H2 की हाइट कम थी तब फ्लो बना था, कहां से, H1 से H2 की तरफ, और जब दोनों हाइट्स इक्वल कर दी गई थी तो फ्लो नहीं बना था। फिर अगर H2 को बढ़ा दिया गया था, H1 को कम कर दिया गया था, तो फ्लो बना था H2 से H1। दैट मीन्स आप यहां पर यह समझेंगे कि फ्लो कब बनता है, जब डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसका मतलब आपका करंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ना कि पोटेंशियल डिपेंड करती है करंट के ऊपर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आपकी बुक्स ने थोड़ा सा आपके लिए इजी बनाने के लिए आपको प्रोपोर्शनैलिटी कुछ इस तरीके से दी है, वरना कॉन्सेप्ट यही है, द करंट फ्लोइंग in the circuit depends directly on the potential applied across it। जब हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किसके अंदर, सर्किट के अंदर, तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के ऊपर। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ये आपका जो लॉ है वो बहुत बेसिक सा लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई होंगी, और अगर आप ऐसे ही हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आई वेलकम यू ऑल इन आवर ऑफलाइन क्लासेस साइंस कारी सिरसा के अंदर। तो प्लीज आप हमारी वीडियोस को भी ऐसे देखते रहिए, साथ ही साथ हमारी एकेडमी पर भी डेमो क्लासेस लीजिए। 6 डेज का डेमो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले। तो आप हमें आकर मतलब मिलिए और उसके बाद डेमोज में एनरोल कीजिए, और चलिए दोनों साथ में मिलकर आपकी जो जर्नी है पढ़ाई की, बोर्ड क्लासेस की, नॉन बोर्ड क्लासेस की, फाउंडेशंस की, जेई की, नीट की, सब क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। अपने साथ हर रास्ता बनेगा पार, सीखो चिल और जीत करो, फ्यूचर को रेडी फिट करो, नो स्ट्रेस जस्ट ट्रस्ट, साइंस कारी इज अ मस्ट।